हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भाई बहनों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए दोस्तों SCERT सिलेबस पर आधारित है। समान अध्ययन दोस्तों केंद्र पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। आज आप लोगों को पर्यावरण बताया जा रहा है दोस्तों। पर्यावरण का कंप्लीट वीडियो करवाया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और देखते हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग EVS पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला दोस्तों ये पर्यावरण है। आज इस वीडियो को कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों। आपको बहुत रिवीजन में हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी देखिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। चलिए, सजीवों और उनके आवासों के बीच संबंधों का अध्ययन पर्यावरणविद यानी इकोलॉजिस्ट करता है दोस्तों। कौन करता है? इकोलॉजिस्ट। परिस्थितिकी विज्ञान में व्यक्ति, जीव और जनसंख्या समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र, बायोस्फीयर का अध्ययन शामिल है, जो परिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का निर्माण करता है दोस्तों। 1866 में परिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादित या प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? जर्मन प्राणी वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल थे दोस्तों। कौन थे? परिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल दोस्तों। चलिए, वह स्थान विशेष प्राकृतिक परिवेश जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरणों में रहता है, उसे क्या कहते हैं? परिस्थितिकी निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है, उसे परिस्थितिकी तंत्र कहता है। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द ट्रांसलेशन परिस्थितिकी तंत्र शब्द की ट्रांसलेशन 1935 में प्रतिपादित किया था दोस्तों। किसने दिया था? परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ट्रांसलेशन ने किया था 1935 में। परितंत्रों का घटते उत्पादक के क्रम में सही क्रम क्या देखिए? पहले मैंग्रोव आएगा, फिर आपका घास का मैदान आएगा, फिर झील आएगा, फिर महासागर दोस्तों। क्या आएगा? परितंत्र का घटते उत्पादक क्रम में पहले मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर आपका झील, तो फिर महासागर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की श्रृंखला के माध्यम से हरे पौधे उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा का हस्तांतरण खाद्य श्रृंखला में कहलाता है दोस्तों। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारी पर समाप्त होती है दोस्तों। किस पे? शीर्ष मांसाहारी पर। खाद्य जाल देखिए दोस्तों। एक परितंत्र में अधिकांश जीवों को भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करता है और इसलिए उनके जीवित रहने की श्रृंखला संभावना बढ़ता है दोस्तों। देखिए खाद्य श्रृंखला, देखिए फूड चेन। बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से हरे पौधे उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास हो गया, टिड्डा हो गया, आपका मेढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? एक खाद्य फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला दोस्तों। घास है, घास को खाया टिड्डा को खाया मेढक को खाया सांप को खाया बाज दोस्तों। फूड चेन दोस्तों। खाद्य श्रृंखला एक प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं हम लोग? पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी स्तर। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादकों के साथ शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारी के साथ समाप्त हो जाती है दोस्तों। एक जीव का पोषण स्तर वह स्थिति है जो खाद्य श्रृंखला में रहता है। एक जीव का पोषण स्तर वह स्थिति है जो खाद्य श्रृंखला में रहता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए देखिए उदाहरण। एक जंगल में हिरन पेड़ों के पत्ते को खाता है और बाघ हिरन को खाता है। पेड़ हो गया, हिरन हो गया, बाघ हो गया। फूड चेन है दोस्तों। एक घास के मैदान, देखिए मक्खियाँ जो है फूलों के अमृत को चूसती है और मेढक जो है मक्खियों को खाता है और सांप जो है मेढक को खाता है। सांप किसको खाता है? मेढक को। और चील जो है सांप को खाता है। ये भी एक फूड चेन है। तो फूल हो गया, मक्खियाँ हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया,
चील हो गया दोस्तों, ये फूड चेन का उदाहरण है दोस्तों। तालाब में देखिए जलीय पौधे को छोटी मछलियाँ, जलीय पौधों को छोटी मछलियाँ खा जाती है और छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खा जाती है, और इन बड़ी मछलियों को पेलिकन जैसे पक्षी खा जाते हैं। जैसे जलीय पौधे, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और पेलिकन जैसे पक्षी दोस्तों, ये एक फूड चेन ये भी है दोस्तों। खाद्य जाल देखिए, वेव देखिए, खाद्य जाल जो है किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है दोस्तों। खाद्य जाल जो है किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है दोस्तों। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्रवाह के सभी संभावित पथों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। यदि मध्यवर्ती खाद्य श्रृंखलाओं में से किसी को भी हटा दिया जाता है तो श्रृंखला की उत्तरवर्ती कड़ियाँ काफ़ी हद तक प्रभावित होगी दोस्तों। खाद्य जाल एक परितंत्र में अधिकांश जीवों को भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करता है और इसलिए उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न सजीवों के मध्य उनकी परिस्थितिकी स्थिति के आधार पर संबंधों को चित्रित करने हेतु एक आलेखीय प्रतिनिधित्व है दोस्तों। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है दोस्तों? पारिस्थितिकी पिरामिड में विशिष्ट कोशीय स्तरों को प्रदर्शित करने वाली अनेक क्षैतिज रेखाएं होती है दोस्तों। पिरामिड से कई क्षैतिज पट्टियां होती है जो विशिष्ट ट्रॉफिक स्तरों को दर्शाती है दोस्तों। प्रत्येक बार की लंबाई एक परिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर व्यक्तियों या बायोमास या ऊर्जा की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। देखिए, खाद्य उत्पादक पिरामिड का आधार बनाता है और शीर्ष मांसाहारी ट्रिप बनाता है। अन्य उपभोक्ता ट्रॉफिक स्तर के बीच में होता है। प्रदूषण देखिए, प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण में किसी भी पदार्थ, ठोस, तरल, गैस, ऊर्जा का किसी भी रूप जैसे गर्मी, ध्वनि और रेडियो धर्मिता में उनके पुनर्नवीनीकरण किसी हानि रहित रूप में संग्रहित या विघटित करने के स्तर से ज़्यादा तेजी से फैलना प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। फिर से देखिए, पर्यावरण में किसी भी पदार्थ, ठोस, तरल या गैस या ऊर्जा का किसी भी रूप जैसे गर्मी, ध्वनि या रेडियो धर्मिता चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों। उसे हम वायु प्रदूषण कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वे प्रदूषण जो प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं उसे हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं दोस्तों। वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों के मिश्रण और अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे हम द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं उसे दोस्तों। फिर से देखिए, वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों के मिश्रण और अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। प्राकृतिक प्रदूषक का उदाहरण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रकृति में मौजूद है लेकिन एक सीमा के बाद सांद्रता पार करने पर प्रदूषक बन जाता है। प्राकृतिक प्रदूषक उदाहरण कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रकृति में मौजूद है लेकिन एक सीमा के बाद सांद्रता करने पर प्रदूषक बन जाता है। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम प्रदूषकों उदाहरण देखिए, शाकनाशी, कीटनाशक, डीडीटी का निर्माण दोस्तों। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम प्रदूषकों किसे कहते हैं? शाकनाशी होता है, कीटनाशक होता है, डीडीटी का निर्माण। चलिए, प्रदूषकों के उदाहरण देखिए, लेड हो गया, फ्लाई एश हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया, नैनोकण हो गया। क्या क्या है दोस्तों? लेड है, फ्लाई एश है, धात्विक ऑक्साइड है, नैनोकण है दोस्तों। मानव गतिविधि और प्राकृतिक प्रक्रिया दोनों वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। दोनों क्या होता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं दोस्तों। अधिकांश प्रदूषकों का निर्माण जीवाश्म ईंधन के
जलने यानी जीवाश्म ईंधन या लकड़ी को परिवहन, ताप, औद्योगिक प्रक्रिया और बिजली संयंत्रों के लिए जलाया जाता है दोस्तों। देखिए वायु प्रदूषण के सर्वाधिक योगदान है उद्योग है, फिर वाहन है 27%, फिर फसल जलाना दोस्तों 17%। क्या बोला गया? वायु प्रदूषण के सर्वाधिक योगदान क्या क्या है? उद्योग है 51%, वाहन है 27% और फसल जलाना 17% दोस्तों। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान देता है ये सब दोस्तों। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में स्मॉग और अम्ल वर्षा में योगदान दिया दोस्तों। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है दोस्तों। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का प्रमुख कार्य होता है देश में जल और वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत MODFC की तकनीक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्लस जल और वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र, संकलित और प्रकाशित करने के लिए दोस्तों। चलिए जल प्रदूषण से होने वाली रोग देखिए कौन कौन सा। मिनीमाता जो रोग होता है आप लोगों के शरीर में सभी को, वो गंभीर पारा विषाक्त रोग है। क्या है दोस्तों? गंभीर पारा विषाक्त के कारण तंत्रिका संबंधी रोग है दोस्तों। मिनीमाता जो है गंभीर पारा विषाक्त के कारण तंत्रिका संबंधी रोग है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसा रोग है दोस्तों? यह पानी में नाइट्रेट प्रदूषण के कारण खराब ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण शिशुओं की त्वचा का नीलापन है दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह पानी में नाइट्रेट प्रदूषण के कारण खराब ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण शिशुओं की त्वचा का नीलापन दोस्तों। इटाई रोग क्या होता है दोस्तों? कैडमियम प्रदूषण से फेफड़े और लीवर का कैंसर होता है। इटाई जो है दोस्तों कैडमियम प्रदूषण से फेफड़े और लीवर का कैंसर होता है। चलिए स्केलेटल फ्लोरोसिस देखिए दोस्तों। स्केलेटल फ्लोरोसिस फ्लोराइड प्रदूषण से दांतों की विकृति, हड्डियों का सख्त होना और जोड़ों में दर्द होना दोस्तों। स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं फ्लोराइड प्रदूषण से दांतों की विकृति, हड्डियों का सख्त होना और जोड़ों में दर्द होना दोस्तों। ट्रोकोमा जो है दोस्तों क्या था? अशुद्ध जल के कारण होने वाला संक्रामक नेत्र रोग है दोस्तों। ट्रोकोमा जो है क्या? अशुद्ध जल के कारण होने वाला संक्रामक रोग है दोस्तों। सामान्य वायु प्रदूषण और उनके प्रभाव देखिए। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है दोस्तों? पार्टिकुलेट में PM जिसे कहते हैं PAM वाहन, बिजली यंत्र और निर्माण गतिविधियां, तेल, रिफाइनरी, रेलवे यार्ड, उद्योग आदि दोस्तों मुख्य स्रोत है। प्रभाव क्या होता है? हृदय रोग, दृश्यता कम कर देता है, दृश्यता को कम कर देता है दोस्तों। नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए NO2 दोस्तों, ये होता है दहन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन होता है। इसका प्रभाव है सांस की बीमारी, अम्ल वर्षा हेजी मौसम को बढ़ा देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए SO2 क्या करता है? जीवाश्म ईंधन, बिजली संयंत्रों, धातु प्रसंस्करण और गलाने की सुविधा, वाहनों को जलाना, ये किसका मुख्य स्रोत है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड का। शोषण और प्रभाव क्या है? श्वसन प्रणाली और फेफड़ों के कार्यों को प्रभावित करता है। आंखों में जलन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अम्ल वर्षा का कारण बनता है दोस्तों ये SO2। ओजोन 3 जो है दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx और VOC के बीच फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया का परिणाम है दोस्तों, मुख्य स्रोत इसका है। लेकिन प्रभाव क्या है? फेफड़ा, श्वसन पथ और आंखों को प्रभावित करता है। अब फेफड़े का कैंसर होता है दोस्तों ओजोन O3 से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण देखिए, विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन है पहले उसको याद कीजिए हम लोग। देखिए भारत में दोस्तों पहला स्थान राजस्थान का प्रदूषित शहर में दोस्तों। फिर भारत में फिर दूसरा स्थान पे आपका देखिए कहाँ ये भी देखिए। भारत में पहला स्थान राजस्थान का ये शहर है भिवाड़ी है दोस्तों। इसका PPM में 106.2 है दोस्तों। भारत में उत्तर प्रदेश भी है दोस्तों। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर है दोस्तों, इसमें 102 PM है दोस्तों औसत। चीन के फिर तीसरा है चीन दोस्तों, झिंजियांग है दोस्तों। इसका शहर कौन है? होटान है और यहाँ पे कितना PM 101.5 है दोस्तों। फिर भारत का फिर दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली देखिए आपका चौथा स्थान पे है, शहर भी दिल्ली है दोस्तों और यहाँ पे 96.4% PM है दोस्तों प्रदूषण। फिर पांचवा देखिए भारत का उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जौनपुर है। कौन है? जौनपुर है दोस्तों। यहाँ पे भी आपका 95.3% है दोस्तों PM।
पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का पंजाब दोस्तों है फैसलाबाद शहर है दोस्तों, फैसलाबाद शहर है। यहाँ का PM 94.2 है दोस्तों, प्रदूषित है। भारत का फिर उत्तर प्रदेश देखिए दोस्तों, नोएडा भी आपका दोस्तों 91.4% प्रदूषण है दोस्तों। सबसे प्रदूषित शहर में ये सब गिनती आ रहा है दोस्तों। 8वां देखिए पाकिस्तान का फिर पंजाब है दोस्तों। यहाँ पे पंजाब का जो शहर है वो है बहालपुर है दोस्तों। यहाँ आपका कितना प्रदूषण 91.0 रहता है दोस्तों। ये पाकिस्तान का खैबर पख्तून है, पख्तूनख्वा है दोस्तों। इस यहाँ पे पेशावर शहर इसका है दोस्तों, ये राजधानी था। ये भी 89.6% PM है दोस्तों। भारत में फिर उत्तर प्रदेश देखिए, बागपत जिला दोस्तों, बागपत शहर जो है आपका 89.1% आपका प्रदूषण है दोस्तों। देखिए प्रदूषण से संबंधित प्रमुख एजेंसियां देखिए दोस्तों। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों 2003 चेन्नई में है, मुख्यालय कहाँ चेन्नई में है। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन करवाना दोस्तों। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम देखिए दोस्तों 2005, ये भी आपका दिल्ली में है दोस्तों, बाघ संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य है दोस्तों। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया देखिए दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष 1962 है। ये इसकी मुख्यालय का चेन्नई है दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का। इसमें दोस्तों पशु कल्याण कानूनों और लागू करना और बढ़ावा देना दोस्तों है। फिर देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है दोस्तों, 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून है, उत्तराखंड में दोस्तों, मुख्यालय इसका। भूमि और वनों संसाधनों में आवधिक परिवर्तन की निगरानी करना दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों आपका 2010 में स्थापना वर्ष है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दोस्तों। इसकी शहर जो इसका जो मुख्यालय दिल्ली है दोस्तों। ये पर्यावरण संबंधी मामलों का निस्तारण करता है। केंद्रीय जल आयोग कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1952 में होता है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1952 में। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ नई दिल्ली है। जल संसाधनों के क्षेत्र में एक संगठन है दोस्तों, जल संसाधनों के क्षेत्र में एक संगठन है। चलिए साथियों, आपका हो गया सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया आपका स्थापना 1767 में हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ, देहरादून शहर है दोस्तों, मुख्यालय इसका देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण की एक प्रभारी एजेंसी है दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1974 में हुआ। तो कब हुआ, तो 1974 में। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। ये प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र की एक नई पहल देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है दोस्तों, जिसके पास वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने में मदद करके सौर विकास को उत्प्रेरित करने का वैश्विक जनादेश है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश है दोस्तों, ये बना है दोस्तों। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति दोस्तों, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति क्या है, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अक्टूबर 2015 में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में 7600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय पावर सौर हाइब्रिड नीति देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पावर सौर हाइब्रिड नीति, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों पारेषण, अवसंरचना और भूमि के इष्टतम और कुशल उद्योगों के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर PV हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना दोस्तों। रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम चरण द्वितीय आवासीय क्षेत्र को 4 GW की सोलर रूफ टॉप क्षमता की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वृद्धिशील उपलब्धि के लिए बिजली वितरण कंपनियों का प्रोत्साहित करने का प्रावधान है दोस्तों। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG भारत और UK के पार्टियों के सम्मेलन COP26 में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पर एक संयुक्त घोषणा की दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चर्चा करते हैं। चलिए पीएम कुसुम क्या है दोस्तों, देखते हैं। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और पंपों की स्थापना, सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया दोस्तों। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन देखिए PLI योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उच्च क्षमता और PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 4500 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ शुरू की गई। भारत में सेल वेफर्स, सिल्लियाँ और पॉलीसिलिकॉन जैसी अपस्टेज वर्टिकल घटकों रहित उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार सौर फोटोवोल्टिक पीवी क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना दोस्तों। सौर पार्क योजना देखिए, बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिए मार्च 2022 में 40 गीगावाट की लक्ष्य क्षमता के साथ सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के विकास की एक योजना लागू की जा रही है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम दोस्तों CPSU दोस्तों योजना घरेलू सेल और मॉड्यूल के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा 12 GW ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एक योजना कार्यान्वयन के अधीन है। इस योजना के तहत व्यवहार्यता गैप फंडिंग सहायता प्रदान की जाती है। सौभाग्य योजना देखिए, आवेदन करने वाले सभी परिवारों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। भारत के शीर्ष 5 पवन ऊर्जा राज्य देखिए, पहला है दोस्तों तमिलनाडु है आपका 9867 मेगावाट है दोस्तों। फिर आपका दूसरा गुजरात है, ये दोस्तों आपका 9419 मेगावाट है। और फिर तीसरा में आपका कर्नाटक है साथियों, 5182 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। चौथा देखिए महाराष्ट्र आपका 5012 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। राजस्थान 5वां है दोस्तों, यहाँ पे 4495 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है दोस्तों सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से दोस्तों। भारत में पवन ऊर्जा के 5 संभावित राज्य देखिए दोस्तों, आपका गुजरात है दोस्तों 120 मीटर पर पवन क्षमता गीगावाट है दोस्तों। फिर आपका दूसरा में राजस्थान है 127.75 गीगावाट का दोस्तों। फिर महाराष्ट्र आपका 98.21 गीगावाट दोस्तों। फिर आपका तमिलनाडु है दोस्तों 68.75 गीगावाट। मध्य प्रदेश दोस्तों 15.40 गीगावाट दोस्तों। पाँचों को देख लीजिए। चलिए शीर्ष 10 पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन से हैं दोस्तों? चीन है दोस्तों आपका सबसे 1 नंबर में 282 गीगावाट उत्पादन करता है। वाट्स प्रति व्यक्ति दोस्तों 201 है। अमेरिका देखिए दोस्तों 118 गीगावाट उत्पादन कर रहा। विश्व में 10 सबसे जो पवन ऊर्जा उत्पादक के देश है दोस्तों उसके अनुसार दोस्तों अमेरिका का कितना 118 गीगावाट दोस्तों। और प्रति व्यक्ति कितना हुआ वाट दोस्तों 357। जर्मनी का देखिए दोस्तों कितना है 62 है, इसका प्रति व्यक्ति है 747। अब भारत का दोस्तों 39 गीगावाट है, इसका प्रति व्यक्ति 27 है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए स्पेन का है साथियों, स्पेन का 27 है और 27 गीगावाट है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आपका 572 वाट है दोस्तों। यूके का आपका 25 है, इसका दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 366 है दोस्तों। फ्रांस का 17 है, प्रति व्यक्ति आय 257 है दोस्तों फ्रांस का। ब्राज़ील का 17 गीगावाट है लेकिन प्रति व्यक्ति 80 है दोस्तों। कनाडा का आपका कितना 14 है दोस्तों लेकिन प्रति व्यक्ति आय 357 है। इटली प्रति व्यक्ति वाट 257 है, इटली का 11 गीगावाट है दोस्तों लेकिन प्रति व्यक्ति है इसका 182। चलिए भारत के 10 प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक पार्क कौन है दोस्तों? देखिए सौर ऊर्जा पार्क हो गया भादला सोलर पार्क, ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पे? प्रथम भादला सोलर पार्क राजस्थान में। दूसरा देखिए पावागढ़ सोलर पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। फिर तीसरा देखिए कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आपका आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। NP कुंता दोस्तों ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में साथियों। चरण चरण का सोलर पार्क आपका कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। कामुठी और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कामुठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे? तमिलनाडु में दोस्तों। अनंतपुरम द्वितीय दोस्तों कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। गलवीदु सोलर पार्क कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। फिर देखिए मंदसौर सोलर पार्क आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में मंदसौर सोलर पार्क दोस्तों। भारत में शीर्ष 5 सौर राज्य देखिए दोस्तों 2022 के अनुसार आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर दोस्तों 13 पॉइंट सौर ऊर्जा के उत्पादन में 13.58 गीगावाट दोस्तों। कर्नाटक आपका दूसरे स्थान पर है 7.5 गीगावाट है। तीसरा पर गुजरात है दोस्तों, यहाँ पे 6.3 गीगावाट है। तमिलनाडु फिर देखिए 4.8 गीगावाट है। तेलंगाना आपका 4.5 गीगावाट है दोस्तों। चलिए विश्व के शीर्ष 5 सौर देश कौन से दोस्तों? देखिए चीन आपका प्रथम स्थान चीन रखता है, इसका 340 GDW है दोस्तों। फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका 102 GDW। फिर आपका तीसरा में जापान है, जापान 78.5 GDW है। फिर चौथा जर्मनी है दोस्तों, ये 62 GDW है दोस्तों। फिर भारत है दोस्तों, भारत आपका 57 GDW है दोस्तों, 5वां स्थान पर। चलिए जैव विविधता और इसका संरक्षण देखिए। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में संकटग्रस्त पौधे, पशु प्रजातियों और कवकों की सूची शामिल है दोस्तों। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें स्थानिक के रूप में कम से कम 1500 संभावनीय पौधे होना चाहिए और दूसरा है दोस्तों इसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति 30% या उससे कम होना चाहिए दोस्तों। दुनिया भर में 36 क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में योग्य हैं। वे पृथ्वी की सतह से 2.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे दुनिया के आधे से अधिक पौधे की प्रजातियों को स्थानिक मारी के रूप में समर्थन करते हैं दोस्तों। भारत के पश्चिमी घाट अब पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट को। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है दोस्तों। पहला देखिए हिमालय है, फिर पश्चिमी घाट है, फिर इंडो बर्मा है दोस्तों आपका, फिर सुंडालैंड है। भारत में जो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है दोस्तों कौन कौन है? हिमालय है पहला नंबर दोस्तों, फिर दूसरा में आपका पश्चिम घाट है, तीसरा में आपका इंडो बर्मा है, चौथा में आपका सुंडालैंड है दोस्तों। चलिए राज्यवार कच्छ वनस्पतियाँ देखते हैं हम लोग। सुंदरवन का देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो गया। राज्यवार कच्छ वनस्पतियाँ, कौन वनस्पति? कच्छ वनस्पति दोस्तों। भितरकनिका आपका उड़ीसा हो गया दोस्तों। महानदी आपका उड़ीसा हो गया। स्वर्ण रेखा दोस्तों आपका उड़ीसा हो गया। देवी कोला दोस्तों उड़ीसा हो गया। धामरा दोस्तों ये भी उड़ीसा है। कालीभंज दोस्तों उड़ीसा है, कालीभंज भी उड़ीसा है। कोरिंगा दोस्तों ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी गोदावरी दोस्तों ये भी आंध्र प्रदेश में है। पिचम्बरम दोस्तों ये तमिलनाडु में है। मुथुपेट दोस्तों ये तमिलनाडु में, मुथुपेट भी तमिलनाडु में है दोस्तों। रामनाथ दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में है। पुलिकट भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। कजुबेली आपका तमिलनाडु में है। बेम्बनाथ दोस्तों आपका केरल में स्थित है। करनूल दोस्तों केरल में है। उत्तरी अंडमान देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी अंडमान आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कुंडापुर दोस्तों कुंडापुर कर्नाटक में है। दक्षिणी कन्नड़ दोस्तों कर्नाटक में है। मंगलुरु आपका कर्नाटक में है। कारवार दोस्तों आपका कर्नाटक में है। चारो आपका दोस्तों कर्नाटक गोवा में है। चारो आकार रत्नागिरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आकार रत्नागिरी महाराष्ट्र में दोस्तों। देवगढ़ विजयदुर्ग दोस्तों ये महाराष्ट्र में। बेलगुन दोस्तों बेलगुन भी महाराष्ट्र में। बेलून दोस्तों बेलून महाराष्ट्र में। कुंडालिका रेवंडा दोस्तों ये भी आपका महाराष्ट्र में। मम्बरा दिवा ये भी महाराष्ट्र में है दोस्तों। श्रीवर्धन एवं वेतरना दोस्तों ये भी महाराष्ट्र में है। भाल वन दोस्तों ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं।
कच्छ की खाड़ी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। खंबाती खाड़ी आपका गुजरात में है। दुमास उभराट दोस्तों ये भी आपका गुजरात में है। परवाल भित्ति देखिए दोस्तों, कोरल रीफ्स। भारत का परवाल भित्ति क्षेत्र 2,03,087.87 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 2383.87 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों भारत का परवाल भित्ति, 2383.87 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इन्हें समुद्र की वासमती जंगल कहते हैं, सॉरी दोस्तों, इन्हें समुद्र का वर्षाती जंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षाती जंगल। पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय परवाल भित्ति का अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों को दोस्तों। परवाल भित्तियां मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाई जाती है। परवाल भित्तियां जो है साथियों, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाई जाती है। यह सूक्ष्म समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए अवशेष से बनता है दोस्तों। भारत में 4 परवाल भित्ति क्षेत्र की पहचान की गई है: कच्छ की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। कौन कौन है? कच्छ की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार दोस्तों। थोड़ा चलिए हम लोग पेन को चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए, विश्व के तत्व स्थल देखिए दोस्तों। जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों में हॉट स्पॉट कहाँ? जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को हॉट स्पॉट कहा जाता है दोस्तों। विश्व के 34 हॉट स्पॉट है दोस्तों। हॉट स्पॉट के लिए मानक देखिए, जाति बहुतायत दोस्तों, तब हॉट स्पॉट मान्यता पड़ता है। जाति बहुतायत में होगा तब। ये स्थानिकता होगा दोस्तों। फिर तीसरा, जातियां के अस्तित्व पर संकट हो, तब आपका हॉट स्पॉट के लिए नामक हो जाएंगे, हो जाए मतलब हॉट स्पॉट के अंदर चले जाइएगा। देखिए, हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय आपका हॉट स्पॉट में। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। इंडो बर्मा भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी का भाग है दोस्तों, इंडो बर्मा का। मेडागास्कर द्वीप भी हॉट स्पॉट में है। न्यूजीलैंड भी आपका हॉट स्पॉट में। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया दोस्तों, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। श्रीलंका हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। फिलीपींस हॉट स्पॉट के अंतर्गत। जापान हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। मध्य एशिया के पर्वत दोस्तों, ये भी हॉट स्पॉट है। ला ईरानी अंटालिया दोस्तों, ये भी जैव विविधता के अंतर्गत है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है दोस्तों। पूर्वी आर्फोमोनेर दोस्तों, ये भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। मोप्यूतालैंड दोस्तों, मोप्यूतालैंड भी हॉट स्पॉट के अंदर। मेड्रियन पाइन भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। तो न्यूकेलिडीनिया दोस्तों, ये भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। अटलांटिक वन कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हॉट स्पॉट के अंदर। ट्रॉपिकल एंडीज दोस्तों, ये भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए, बिस्मा में कैरेबियन द्वीप भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। एक देखिए, मेस अमेरिका भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। 22वां देखिए आपका टम्बस चोको मेडलिना दोस्तों। 23वां देखिए, चिली की वर्षा वन भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। फिर 24वां देखिए, करेंडो भी हॉट स्पॉट के अंदर। 25वां देखिए, पश्चिमी अफ्रीका की गिनी वन भी हॉट स्पॉट के अंदर आते हैं। 26वां देखिए, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन आते हैं। फिर सेक्यूलेंट कारो भी आते हैं दोस्तों। केप फ्लोरोसिस्ट क्षेत्र भी आते हैं हॉट स्पॉट के अंदर। मेडेरियन बेसिन भी दोस्तों आते हैं। वालसेलिया भी आते हैं दोस्तों। संकर लैंड भी आते हैं। काकेशियन भी आते हैं दोस्तों हॉट स्पॉट के अंदर। दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत भी आते हैं हॉट स्पॉट के अंतर्गत दोस्तों। जीवों के संरक्षण के प्रयास देखिए, जीवों को संरक्षण का प्रयास किया गया। प्रोजेक्ट हंगुल दोस्तों, ये आपका 1972 में चलाया गया प्रोजेक्ट हंगुल दोस्तों। गिर प्रोजेक्ट दोस्तों आपका ये 1972 में चलाया गया गिर प्रोजेक्ट दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों, ये आपका चलाया गया 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की संरक्षण के लिए दोस्तों। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल दोस्तों, इसको भी 1975 से 76 में चलाया गया दोस्तों। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है राइनोसारस, ये दोस्तों आपका 1987 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1999। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ का संरक्षण कब किया गया? 1999 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड दोस्तों, इसका भी संरक्षण 1909 में किया गया था। प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन दोस्तों, इसका भी संरक्षण आपका 2009 से किया गया प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन का दोस्तों। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों, इसका भी संरक्षण आपका किया गया था 2013 से दोस्तों। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दोस्तों। बाघों की कुल प्रजातियां देखिए दोस्तों, आमूल हो जाता है।
बाघों की जो कुल प्रजाति है आमूर प्रजाति है, फिर एक दूसरा प्रजाति बंगाल है, तीसरा इंडो चाइनीज है, चौथा दोस्तों दक्षिणी चीन है, पांचवा का मलायन है, छठा का सुमात्रा है, सातवां बाली विलुप्त हो रहा है दोस्तों बाली, आठवां जावन है विलुप्त हो रहा है ये भी, नौवां कैस्पियन है तो ये भी विलुप्त हो रहा है दोस्तों। बाघों की कुल प्रजातियां 9 होती है। पहला होता है आमूर, दूसरा बंगाल, तीसरा इंडो चाइनीज, चौथा दक्षिणी चीन, पांचवा मलायन, छठा सुमात्रा, सातवां बाली विलुप्त हो रहा है, जावन दोस्तों ये भी विलुप्त हो रहा है, और कैस्पियन भी विलुप्त हो रहा है दोस्तों। प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र देखिए, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों उड़ीसा में, यहाँ पे घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य में। सतकोसिया जॉर्ज दोस्तों, सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य ये भी उड़ीसा में है दोस्तों, इसमें भी घड़ियाल को संरक्षित किया जा रहा है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये भी उड़ीसा में, इसको भी संरक्षित किया जा रहा है दोस्तों। चंबल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये राजस्थान में है, इसको भी संरक्षित किया जा रहा है दोस्तों। फिर गुडई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये तमिलनाडु में, कहाँ पे गुडई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में दोस्तों। छठा देखिए कुकरेल दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। भारत में आन भूमि देखिए, नदियों को छोड़कर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 18.4% है दोस्तों, जिसमें 70% जिसमें से 70% धान की खेती के लिए अधीन है। आन भूमि की श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है दोस्तों, तो गुजरात में है। कितना है 3,94,627 हेक्टेयर दोस्तों। के बाद पश्चिम बंगाल में फिर दोस्तों 2,91,963 हेक्टेयर है। बिहार में दोस्तों 2,24,788 हेक्टेयर दोस्तों आंध्र भूमि की श्रेणी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उड़ीसा में दोस्तों 1,37,022 हेक्टेयर है दोस्तों। आंध्र भूमि संरक्षण और आर्द्र भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ दोस्तों। उस संधि को हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से दोस्तों। चलिए रामसर सम्मेलन देखिए, भारत में आंध्र भूमि के क्षरण को कम करने और प्रतिबंधित करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 को अधिसूचित किया गया दोस्तों। भारत जो है रामसर सम्मेलन का एक पक्षकार है और उसने कई क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वर्तमान में वर्ष 1923 में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं दोस्तों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों की सूची में आंध्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, जहां पारिस्थितिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड दोस्तों देखिए, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन दोस्तों। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आंध्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने और पुनर्स्थापित करने के लिए काम करता है, और एक स्वतंत्र वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर से सरकार और NGO सदस्यता द्वारा समर्थित है दोस्तों। रामसर सम्मेलन ने सभी आंध्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग पर अपने मार्गदर्शन के अलावा रामसर साइटों के प्रबंधन पर अनुबंधित पक्षों को मार्गदर्शन प्रदान किया है दोस्तों। विश्व आंध्र भूमि दिवस हर साल मानवता और ग्रह के लिए आंध्र भूमि के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन को अपनाने वर्ष 1997 को चिन्हित करते हुए हर साल विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओडिशा में मगरमच्छों को ओडिशा की 3 प्रजातियां वाला एकमात्र राज्य है दोस्तों। उड़ीसा का केंद्रपाड़ा भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां महानदी नदी में मगरमच्छ की सभी 3 प्रजातियों का घर है दोस्तों। उड़ीसा का केंद्रपाड़ा भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां महानदी नदी में मगरमच्छ की सभी 3 प्रजातियां का घर है दोस्तों। उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियां हैं दोस्तों। महानदी में सतकोसिया में सरीसृप मीठे पानी की घड़ियाल
और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मंगर्स और खारे पानी के मगरमच्छ हैं दोस्तों। उड़ीसा में घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक घोंसला देखा गया दोस्तों। उड़ीसा में घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक घोंसला देखा गया। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं 2022 के अनुसार दोस्तों। चलिए उत्तराखंड में देखिए राजाजी कॉर्बेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आपका पीलीभीत है, दुधवा है दोस्तों, राष्ट्रीय रिजर्व टाइगर रिजर्व है दोस्तों। बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अचान कमार छत्तीसगढ़ में दोस्तों है और इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है, गुरु घासीदास है दोस्तों। कहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पे छत्तीसगढ़ में। झारखंड में देखिए पालू है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है दोस्तों? अचानक कमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास दोस्तों। और झारखंड में कौन है? पलामू है दोस्तों। मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है दोस्तों। चलिए महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों बोर है, मेलघाट है, नवेगांव, नागजीरा, पेंच, सहायद्री और तडोबा अंधारी है दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। उड़ीसा में देखिए उड़ीसा में आपका सतकोशिया है, सिमरीपाल है दोस्तों टाइगर रिजर्व के लिए। राजस्थान देखिए राजस्थान में आपका मकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, सरिस्का है, रामगढ़ है और बिस्धारी है दोस्तों। कहाँ पे? राजस्थान में। तेलंगाना में देखिए दोस्तों अमराबाद है, कवाल है दोस्तों। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर है, भद्रा है, विलीगिरी रंगनाथ है दोस्तों। विलीगिरी रंगनाथ, डडेली अंशी है दोस्तों, नाग रहोल है दोस्तों कर्नाटक में। करेल में देखिए दोस्तों परम्बिकुलम और पेरियाल है। केरला में दोस्तों जो है राष्ट्रीय बाघ मतलब टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों पाराम्बिकुलम और पेरियार में। तमिलनाडु में देखिए अन्नामलाई है, कलाकड़ मुंडई मुथरई है दोस्तों, मधुमलाई है, सत्यमंगलम मेघामलाई दोस्तों। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई, कलाक, मुंडन थुरई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, मेघामलाई दोस्तों। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका कमलांग है दोस्तों, नामदफा है, पक्के है दोस्तों। फिर असम में देखिए आपका काजीरंगा है, मानस है, नवेरी है, ओरंग है दोस्तों। कहाँ पे? असम में कौन कौन है? काजीरंगा, मानस, नवेरी, ओरंग दोस्तों। मिजोरम में डाम्पा है दोस्तों, मतलब टाइगर रिजर्व दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, सुंदरबन है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन दोस्तों। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने 5 अक्टूबर 2021 को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया दोस्तों। घोषित करने के छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में संरक्षित जैव मंडल देखिए दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व वे क्षेत्र हैं जिनमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम सूची के आधार पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के नेटवर्क का हिस्सा है दोस्तों। विश्व का नेटवर्क का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए हम लोग क्रमशः नाम, अधिसूचना और स्थान देखते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे दोस्तों। नीलगिरी देखिए आपका 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क हुआ दोस्तों। विश्व में इसका नाम दर्ज कराया गया दोस्तों 1986 में। वायनाड है, स्थान कौन कौन है दोस्तों? वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर है, मधुमलाई है, नीलम्बूर है, साइलेंट वैली है और सिरुवानी पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक का हिस्सा है दोस्तों। चलिए दूसरा देखिए नंदा देवी दोस्तों। नंदा देवी जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में 1988 में घोषणा किया गया दोस्तों। चमोली आपका स्थान कौन कौन है? चमोली, पिथौरा है, बागेश्वर जिले उत्तराखंड का हिस्सा है दोस्तों। नौकरी विश्व के द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व रिकॉर्ड का हुआ दोस्तों 1988 में नौकरी को भी किया गया था। गारो हिल्स है मेघालय में का हिस्सा है। गारो हिल्स जो मेघालय का हिस्सा है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्रेट निकोबार यूनेस्को द्वारा विश्व रिकॉर्ड कब हुआ दोस्तों? 1989 में। अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी यूनेस्को नेटवर्क 1989 मिला दोस्तों। इस भारत और श्रीलंका तमिलनाडु के बीच मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा है दोस्तों। मानास देखिए, मानास जो है दोस्तों 1956 में 1989 में इसको भी मिला। कोकराझार, बोगई गांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दरंग जिलों असम का हिस्सा है दोस्तों। सुंदरवन यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क 1989 में इसको भी मिला दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली के डेल्टा का हिस्सा है दोस्तों सुंदरवन। सिमलीपाल यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क विश्व रिकॉर्ड कब हुआ दोस्तों? ये 1994 में हुआ था। मयूरभंज जिले उड़ीसा का हिस्सा है दोस्तों सिमलीपाल। डिब्रू सखोवा दोस्तों 1997 में इसको मिला। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले असम का हिस्सा है दोस्तों। दिबांग दोस्तों 1998 में मिला। अरुणाचल प्रदेश सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है दोस्तों। पंचमढ़ी यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क कब हुआ? 1999 में। मध्य प्रदेश बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के हिस्से हैं दोस्तों। खंगचेंदजोंगा यूनेस्को के विश्व रिकॉर्ड 2000 में हुआ दोस्तों। कंचनजंगा पहाड़ियों का सिक्किम के हिस्से को कहते हैं खंगचेंदजोंगा दोस्तों। अगस्ता मला यूनेस्को का विश्व रिकॉर्ड 2001 में दोस्तों। नैयर पेपार सेरुधुनी वन्यजीव अभयारण्य केरल के आसपास के क्षेत्र है दोस्तों। अचानकमार अमरकंटक यूनेस्को का द्वारा विश्व रिकॉर्ड कब हुआ? 2005 में दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिडोली जिले में हिस्से, छत्तीसगढ़ राज्य से बिलासपुर जिले के कुछ हिस्से हैं दोस्तों। देखिए कच्छ जो है दोस्तों 2008 में मिला। गुजरात राज्य के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन सिविल जिलों का हिस्सा है दोस्तों। शीत मरुस्थल देखिए पिन वैली नेशनल पार्क के आसपास हिमाचल प्रदेश और चंद्रताल और सरचू और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। शेषचलम हिल्स दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कटप्पा जिलों के कुछ हिस्सों का कवर करने वाला शेषचलम पहाड़ी है दोस्तों। पन्ना देखिए 2011 में मिला दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले का हिस्सा है पन्ना दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल दोस्तों जिसे उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम दोस्तों हेली नेशनल पार्क था दोस्तों। क्या था? हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी दोस्तों। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है दोस्तों वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। चलिए हम लोग भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक की स्थापना संस्थान है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है बंगाल टाइगर के लिए। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर पर फूलों की घाटी है दोस्तों। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर पर कौन सा है? फूलों की घाटी है, जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश है दोस्तों। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभयारण्य असम राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंटा रिजर्व भी है दोस्तों। एलिफेंट रिजर्व भी है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जो ले जनपद में है। इसका नाम हेमिस है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जम्मू कश्मीर है, जो ले है जनपद में है दोस्तों। इसका नाम हिमिस है दोस्तों। जिम कॉर्बेट पार्क की रामगंगा नदी पर जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिक वादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिक सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डाचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है दोस्तों जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है दोस्तों। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। भारत जो है प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता है दोस्तों। पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य किसके लिए? जंगली हाथियों दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा असम पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दोस्तों। भारतीय गेंडे काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव
कोष प्रताप पाना दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष जो है प्रताप पाना है। शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। शेर परियोजना दोस्तों। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी दोस्तों। घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई थी साथियों। देखिए फिर से देखिए, शेर परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973 और घड़ियाल परियोजना 1974 और गेंडा परियोजना 1987 में गेंडा परियोजना। हिमचीता परियोजना 1987 हिमचीता परियोजना और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखिए दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखिए, राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान देखिए कितना है, पहला देखिए राजस्थान में नंबर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में, फिर रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में आपका देखिए दोस्तों, दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, ताल छपरा अभ्यारण्य दोस्तों आपका राजस्थान में है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में दोस्तों। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, राजस्थान में। फिर से देखिए राजस्थान देखिए दोस्तों, राजस्थान में कौन कौन है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क अब राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, घनी पक्षी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, ताल छपरा अभ्यारण्य राजस्थान में, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में दोस्तों। मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, वन विहार पार्क आपका मध्य प्रदेश में, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, माघव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में दोस्तों। मांडला प्लांट फैसिली राष्ट्रीय पार्क, मांडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय पार्क दोस्तों आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर से देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सबसे अधिक कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, वन विहार पार्क मध्य प्रदेश, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मांडला। कुनो अभी वीवीआई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नावीबिया से चीता लाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए आपका नामदफा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। कौन है, नामदफा। हरियाणा में देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, और कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा में दो है दोस्तों, कौन कौन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। उत्तर प्रदेश देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दो है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और वन्यजीव विहार दोस्तों। झारखंड में देखिए दोस्तों बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है और धीमा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों झारखंड में। मणिपुर में देखिए कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, केमूल लामजाओ नेशनल पार्क है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। सिक्किम में आपका कितना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। और त्रिपुरा में देखिए क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, त्रिपुरा में दोस्तों क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। और तमिलनाडु में दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। दूसरा देखिए इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है। फिर देखिए चौथा में देखिए मुकुरुथी नेशनल पार्क है दोस्तों। पांचवा गुनुइडे नेशनल पार्क, पांचवा क्या, गुनुइडे नेशनल पार्क दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में आपका साथियों हो गया भीतर कनिका राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए सिमली राष्ट्रीय पार्क है। तीसरा आपका नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है दोस्तों। चौथा आपका चिल्का झील अभ्यारण्य, चौथा कौन, चिल्का झील अभ्यारण्य दोस्तों। उड़ीसा में कौन कौन है, भीतर कनिका राष्ट्रीय पार्क है, सिमली राष्ट्रीय पार्क है, तीसरा नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क है, चौथा चिल्का झील अभ्यारण्य दोस्तों। मिजोरम देखिए, मिजोरम जो है दोस्तों ये माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है मिजोरम का दोस्तों। मुरलेन कहाँ का, मिजोरम का है दोस्तों। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ का, मिजोरम का। फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम का। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम का, डाम्फा मिजोरम का दोस्तों। फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम का। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम का। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क आपका मिजोरम का दोस्तों। जम्मू कश्मीर का देखिए कौन कौन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर है दोस्तों। जैव मंडल
रिजर्व श्रीनगर दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर 4 है दोस्तों, जम्मू कश्मीर कुल 4 है। लद्दाख में देखिए आपका एक है हेमिस राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, सबसे बड़ा लद्दाख में दोस्तों, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। पश्चिम बंगाल देखिए दोस्तों, इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जलधारा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क है, सिंधालीला राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, और न्योरा वैली नेशनल पार्क है दोस्तों। ये आपका बंगाल में 6 कुल राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंधिया राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, जलधारा राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सभी ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों। असम के देखिए हम लोग चलते हैं, असम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानस राष्ट्रीय 12 पूछा जाता है, BBI है दोस्तों। आपका मानस में हो गया, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों, एक गैंडा के लिए। नवीरी राष्ट्रीय पार्क हो गया, ओरांग पार्क हो गया असम में। डिब्रूगढ़ सखोवा राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क हो गया, और रायमोना नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। 7 है दोस्तों आपका असम में, कितने 7 हैं, फिर से एक बार देख लिया जाए। रायमोना नेशनल पार्क असम में, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क असम में, डिब्रूगढ़ सखोवा राष्ट्रीय पार्क असम में, ओरांग पार्क असम में, नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में, मानस असम में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आंध्र प्रदेश है दोस्तों। मरुगवामी नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटरमण राष्ट्रीय पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में दोस्तों। केवला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश, केवला आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में दोस्तों। नेलापूत पक्षी राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश दोस्तों। महाराष्ट्र देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, बोरीवली। फिर दूसरा देखिए चंदोली राष्ट्रीय पार्क है महाराष्ट्र में। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में दोस्तों। गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में। नवागांव राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में। तमसा नेशनल पार्क थाने, तमसा कहाँ, ये भी आपका महाराष्ट्र में। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों ये भी महाराष्ट्र में। फिर से देखिए मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। तमसा नेशनल पार्क थाने महाराष्ट्र। नवागांव राष्ट्रीय पार्क आपका महाराष्ट्र। गुंगामल राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र। तड़ोबा राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र। बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए साथियों। चलिए देखिए अंडमान और निकोबार में देखिए कितना है दोस्तों। सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान आपका अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मेरीन बंदूक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अंडमान निकोबार में। माउंट हेरिट नेशनल पार्क दोस्तों अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क आपका अंडमान निकोबार में। साउथ बटन नेशनल पार्क आपका सबसे छोटा है दोस्तों। साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार सबसे छोटा है दोस्तों। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों है आपका अंडमान निकोबार में। फिर माउंट हेरिट नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मेरीन बंदूक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। सेंट्रल पीक राष्ट्रीय अंडमान निकोबार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश देखिए दोस्तों आपका पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिनवेली कहाँ, हिमाचल प्रदेश। पिनवेली कहाँ, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहला राष्ट्रीय पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। सिंबल बरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। सिंबल बरा राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश है। रोह लल्ला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। गुजरात का देखते हैं चलिए। गिर राष्ट्रीय वन गुजरात में शेर के लिए है दोस्तों। मरी राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में दोस्तों। गल्फ ऑफ कच्छ दोस्तों कहाँ है, गुजरात में। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क आपका गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में दोस्तों। उत्तराखंड देखा जाए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। पीक पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। फुनोई घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। फुनो घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। फुनो घाटी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी आपका छत्तीसगढ़ में। कांगेर बेली से राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तिरपनमा जो बना है दोस्तों राष्ट्रीय पार्क कहाँ, ये भी छत्तीसगढ़ में। केरल देखिए, ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क केरल है दोस्तों। साइलेंट वैली के राष्ट्रीय पार्क कहाँ, केरल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ, केरल में। मेथी केतन नेशनल पार्क ये भी केरल में। अन्ना मदुलाई
अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये भी केरल में। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों? केरल में। फिर से एक बार देखा जाए, एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अन्नामुदाई नेशनल पार्क केरल में है। मेथीकेतन नेशनल पार्क केरल में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, ये भी दोस्तों केरल में है। चलिए हम लोग कर्नाटक देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कर्नाटक है। अंसी राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक है। बन्नेर घाटला नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक है। बन्नेर घाटला कर्नाटक में। कुडुरमुख नेशनल पार्क कर्नाटक है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कर्नाटक है दोस्तों। तुंगभद्रा राष्ट्रीय कर्नाटक। कुडुरमुख नेशनल पार्क कर्नाटक। बन्नेर घाटला नेशनल पार्क कर्नाटक। अंसी राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक दोस्तों। पंजाब का देखा जाए दोस्तों, एक है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, दोस्तों कहाँ पे है? पंजाब में। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क पंजाब में। तेलंगाना देखिए महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क, महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क है दोस्तों। किन्नर सानी अभ्यारण्य है दोस्तों तेलंगाना में। किन्नर सानी अभ्यारण्य दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोवा देखिए दोस्तों, गोवा में आपका कहाँ है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी दोस्तों गोवा में। फिर दूसरा देखिए नेत्रावली वन्यजीव पार्क दोस्तों, ये भी गोवा में। चोरा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों गोवा में। भगवान महावीर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? भगवान महावीर नेशनल पार्क आपका गोवा में दोस्तों। कहाँ? गोवा में। चोरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गोवा में। नेत्रावली वन्यजीव पार्क आपका गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में दोस्तों। बिहार का देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क का बिहार में दोस्तों। विक्रम शिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी दोस्तों, ये गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी बिहार में। कमर लेक बर्ड सेंचुरी दोस्तों, कामर लेक बर्ड सेंचुरी भी बिहार में दोस्तों। भारत के रामसर स्थलों की सूची 2022 देखिए दोस्तों। रामसर आंध्र समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। वर्ष 1975 में लागू हुई यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आन भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथियों, भारत को 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत में संपूर्ण भूमि का 4.7% आन भूमि फैली है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश और रामसर स्थल देखिए। उड़ीसा देखिए आपका चिल्का झील है 1981 में, पर भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में। राजस्थान देखिए आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। सांबर झील 1990 दोस्तों। मणिपुर आपका लोकटक झील है दोस्तों 1990 में। रामसर स्थल घोषित किया गया दोस्तों 1990 में। जम्मू कश्मीर का बुलर झील दोस्तों, ये भी 1990 में। पंजाब का हरिके झील 1990। कांजली झील 2000 में। रोपड़ वेटलैंड 2002। कसुरपुर भिवानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में। ब्यास संरक्षण पंजाब 2019 में। नागला बंजीवारा 2019 दोस्तों। आंध्र प्रदेश देखिए कोल्लूर झील 2002 में। असम का दीपोर झील 2002 में। हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध झील 2002 में। लद्दाख का तसोक मोरोरी झील 2002 में। तसोकर आंध्र भूमि क्षेत्र 2020 में इसे किया गया था दोस्तों। केरला का अष्टमुडी झील दोस्तों 2002 में। अस्थम कोटा झील आपका 2002 में। वेम्बनाथ कोल आंध्र भूमि दोस्तों 2002 में। मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड 2002 में दोस्तों। तमिलनाडु का पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य 2002 में। पश्चिम बंगाल का दोस्तों पूर्व कोलकाता 2002 में। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों हो गया आपका चंदेर पटलम वेटलैंड 2005 में। रेणुका वेटलैंड 2005 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों होकेरा वेटलैंड होकेसर वेटलैंड 2005 में। सुरसिर और मानसर झील 2005 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश देखिए दोस्तों त्रिपुरा में दोस्तों रुद्र सागर झील 2005 में है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरोरा खिंचा 2005 में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में किया गया था। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। समन पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। पर्वतीय अरंगा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। सरसई नावर झील 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। सूर सरोवर झील कीथम झील 2020 में किया गया था दोस्तों। हैदरपुर वेटलैंड 2021 में। बखीरा वन्य अभ्यारण्य 2022 में। कौन बखीरा को मिला 2022 में दोस्तों। उत्तराखंड देखिए आसन कंजर्वेशन 2020 में दोस्तों। गुजरात का देखिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में। थोल झील वन्य अभ्यारण्य 2021 में। बांधवान आंध्र भूमि क्षेत्र 2021 में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य 2022 में दोस्तों। गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य।
पश्चिम बंगाल देखिए सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र 2019 का है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र देखिए नदुर मध्यम महेश्वरी 2019 में लोनार झील है। बिहार का काबर झील है 2020 के। हरियाणा आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है 2021 में। भिंडवासा वन्य अभियान 2021 दोस्तों। हरियाणा कहाँ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021। भिंडवाला वन्य अभियान 2021 में। जलवायु परिवर्तन के निपटाने हेतु भारत सरकार के 8 मिशन है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन वर्ष 2020 से 2020 तक 20,000 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता सृजन का लक्ष्य दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण दक्षता मिशन देखिए। जलवायु परिवर्तन हेतु राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन दोस्तों। ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय धारणीय पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी जीवन तंत्र के संपोषण हेतु मिशन, पर्यावरण संबंधित संस्थाएं देखिए दोस्तों। संगठन मुख्यालय स्थापना वर्ष। IUCN की स्थापना दोस्तों। मुख्यालय मार्गस है, स्थापना 1948 में। WWF का मुख्यालय ग्लैंड है और इसकी स्थापना 1961 है दोस्तों। कॉम्पेन और न्यूक्लियर डिपार्टमेंट डिसआर्मामेंट दोस्तों ये लंदन है, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। CITES की स्थापना दोस्तों 1976 में है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ लंदन है दोस्तों, इसकी स्थापना 1871 में। ग्रीन पीस वर्ल्ड कंजर्वेशन दोस्तों एम्स्टर्डम 1971 में दोस्तों। कब है 1971 में ग्रीन पीस वर्ल्ड कंजर्वेशन एम्स्टर्डम 1971। मॉनिटरिंग सेंटर दोस्तों कैम्ब्रिज है, ये 1983 में इसकी स्थापना हुआ था। UNEP दोस्तों नैरोबी है, इसकी स्थापना भी 1972 में हुआ था। पेटा दोस्तों नॉरफोल्क वर्जीनिया 1980 में। GTF दोस्तों GTF हो गया नई दिल्ली 1994 में। UNCCD दोस्तों बोन जर्मनी दोस्तों 1994। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग बिहार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन देखते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना में अतिरिक्त 5 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एक स्थापित किया गया दोस्तों। कोस्मो जिसे बोलते हैं दोस्तों। एक मोबाइल ऐप जिसे इंद्र वज्रा कहा जाता है, इसको बिजली के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है ताकि समुदाय को 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी घटना से कम 40 मिनट पहले चेतावनी दी जाती है। बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव पक्षी संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य आश्रयों में 15 से 17 जनवरी 2021 को कलरव आयोजित किया गया था दोस्तों। जैव विविधता और वन्य जीव देखिए दोस्तों। वन्य जीवन बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण है दोस्तों। एक टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो ये भी पश्चिम चंपारण में स्थित है दोस्तों। और एक चिड़ियाघर है जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये पटना में स्थित है दोस्तों। राज्य में कुल 8 वन्य अभ्यारण्य है और 5 पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गेंडा, जंगली कुत्ता, बाघ और तेंदुआ, हिरन, काला भालू, जंगली भैंस आदि के संरक्षित करता है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है दोस्तों, जिसमें तेंदुआ, हिरन, चीता और सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं दोस्तों। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य है दोस्तों। डॉल्फिनों की संख्या 240 से 500 के मध्य है दोस्तों। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सांभर, जंगली सुगर, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, नीलगाय, बंदर, लंगूर आदि के लिए है दोस्तों। भीमबांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए है? अभ्यारण्य जो सांभर है, जंगली सुअर है, तेंदुआ है, भालू है, भेड़िया है, नीलगाय है, बंदर, लंगूर है आदि संरक्षित है दोस्तों। वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य देखिए दोस्तों। वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों मुंगेर में स्थित है। कहाँ है? मुंगेर में दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका गया में स्थित है। राजगीर या पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका राजगीर नालंदा में स्थित है दोस्तों। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हो गया ये कैमूर रोहतास में।
रजौली वन्यजीव अभयारण्य आपका हो गया नवादा में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान हो गया ये आपका पश्चिम चंपारण में दोस्तों। कुशेश्वर थान पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये दरभंगा में, कहाँ पे, दरभंगा में साथियों। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य हो गया ये वैशाली में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य ये आपका जम्मू में हो गया दोस्तों। नागी बांध पक्षी अभयारण्य ये भी आपका जम्मू में हो गया। कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय में दोस्तों। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन आश्रय यानी दोस्तों भागलपुर में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका पश्चिम चंपारण दोस्तों। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य का पश्चिम चंपारण में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पहला देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में की हुई थी। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे ऊपरी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नेपाल रॉयल चितवन नेशनल पार्क है। उत्तर में जो है नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर बाघ, स्लॉथ, बियर और भेड़िया, हिरन, चीते और पीफोल, चीतल, सांभर, नीलगाय, चीते, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले, राइनोसिरोस तथा भारतीय भैंसों को देखा जाता है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य देखिए दोस्तों यह अभयारण्य मुंगेर जिले में भीमबांध है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह जंगल प्रसिद्ध खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है जो गंगा नदी के दक्षिण में है दोस्तों। अभयारण्य में बाघ, चीते और स्लॉथ, बियर, सांभर, वन्य भालू, 4 सिंग वाले एंटीलोप पाए जाते हैं दोस्तों। अभयारण्य के पास कई पर्यटक स्थल हैं जिनमें ऋषि कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, खड़गपुर झील शामिल है दोस्तों। राजगीर चिड़ियाघर सफारी देखिए दोस्तों ये आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021 को नालंदा जिले के राजगीर में चिड़ियाघर सफारी उद्घाटन किया दोस्तों। राजगीर चिड़ियाघर सफारी बिहार की पहली चिड़ियाघर सफारी है दोस्तों, जिसमें 5 जंगली जानवरों की प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर रहती है दोस्तों। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य देखिए पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 1978 से 35.84 वर्ग किलोमीटर राजगीर अभयारण्य क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। इस क्षेत्र में गर्म पानी की कई झरने हैं। इन गर्म झरनों से सल्फर की मात्रा काफ़ी पाई जाती है दोस्तों। इस गर्म झरनों में सल्फर की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। इस अभयारण्य में चीते, हाइना, वार्किंग डियर और नीलगाय आदि पाए जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 82 राजगीर वन क्षेत्रों में से होते हुए जाती है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 82 राजगीर वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है। कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य देखिए दोस्तों। कैमूर वन्य जीव जो अभयारण्य है सहवाग प्रभाग के तहत कैमूर जिले में स्थित है दोस्तों। इस क्षेत्र में बाघों का आना जाना लगा रहता है दोस्तों। कैमूर वन्यजीव जो है अभयारण्य दोस्तों शाहबाद प्रभाग के तहत कैमूर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में बाघों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ ब्लैक बक, नीलगाय, चिंगारा, बाघ, चीते, हाइना और जंगली सुअर, स्लॉथ, बियर आदि पाए जाते हैं दोस्तों। कैमूर के दूसरा टाइगर रिजर्व देखिए दोस्तों। बिहार सरकार के अधिकारियों ने कैमूर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के बाद राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए संभावित स्थल के रूप में जंगलों की पहचान की है। केंद्रीय वन मंत्रालय कैमूर में बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य घोषित करने के कार्यों को अंतिम रूप दे रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। दोस्तों छठा में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए इस वन क्षेत्र की पहुंच छोटा नागपुर की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक है दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यहाँ पर बाघ हैं, चीते हैं, हाइना है, स्लॉथ बियर है, जंगली कुत्ता है, जंगली सुअर है,
सांबर, चित्तीदार हिरन और नीलगाय आदि पाए जाते हैं दोस्तों। उदयपुर वन्य अभयारण्य देखिए दोस्तों, उदयपुर वन्य अभयारण्य बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह 1978 में स्थापित किया गया दोस्तों उदयपुर वन्य अभयारण्य को। यह वन्य अभयारण्य मुख्य रूप से आंध्र भूमि है जो गंडकी नदी के बाढ़ के मैदानी में एक बेल झील पर स्थित है दोस्तों, एक बेल झील पर स्थित है। यह चित्तीदार हिरन, वार्किंग डियर और जंगली सुअर और नीलगाय और भेड़िया, जंगली बिल्लियाँ आदि पाई जाती है दोस्तों। घोघाबिल पक्षी अभयारण्य देखिए दोस्तों, यह अभयारण्य कटिहार से 26 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। घोघाबिल पक्षी अभयारण्य क्या है? यह कटिहार से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आंध्र भूमि की तरह तरह के जलीय पौधों, जलीय जीवों और वनस्पतियों से भरपूर है तथा यह प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आवास का कार्य करता है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य दोस्तों, भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य मुंगेर में गंगा नदी की कहलगांव तक 60 किलोमीटर फैला है दोस्तों। राज्य सरकार इन लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक डॉल्फिन वेधशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। कलरव बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव है दोस्तों। प्रवासी पक्षियों के आगमन का जश्न मनाने के लिए बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 को दौरान जमुई जिले के झाझा में स्थित नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। नदी पर स्थित नागी जलाशय को 1984 में एक पक्षी आश्रय के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें लगभग 192 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था, जबकि नकटी नदी पर स्थित नकटी जलाशय लगभग 332 हेक्टेयर में वर्ष 1987 में अधिसूचित किया गया था। यहाँ प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ पाई जाती है, जो भारत की पक्षी जैव विविधता लगभग 10% प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। आंध्र भूमि देखिए, 2021 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 285 आंध्र भूमि है, जिसमें कुल आंध्र भूमि 3992 हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र का लगभग 0.6% है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जिलों में बेगूसराय जिले के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.8% आंध्र भूमि है दोस्तों। इसके बाद कटिहार में 10.3% और सहरसा में 10.1% है दोस्तों। कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सारण जिलों ने मिलकर राज्य के कुल आंध्र भूमि क्षेत्र का लगभग 25% हिस्सा बनाया दोस्तों। कांवर झील देखिए साथियों, कांवर झील बेगूसराय में 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित कांवर ताल झील या कांवर ताल वेटलैंड एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है दोस्तों। कैसा झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है दोस्तों, एशिया की। कौन है? कांवर वेटलैंड दोस्तों। यह भरतपुर अभयारण्य के आकार का 6 गुना है दोस्तों। भरतपुर अभयारण्य के आकार का 6 गुना है। यह एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है, जो भूगर्भीय अतीत में गंगा की एक सहायक गंडक नदी के बहने के कारण बनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण आंध्र भूमि है दोस्तों। 1989 में बिहार सरकार ने अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया है दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण देखिए दोस्तों, बिहार में आमतौर पर देखे जाने वाले दूषित पदार्थों में आर्सेनिक, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, मैग्नीज शामिल है, जो पीने के उद्देश्य के लिए हानिकारक है दोस्तों। नदी के पानी की गुणवत्ता देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी के कार्यक्रम के तहत नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है, जिसमें प्रदूषित नदी के हिस्सों की निगरानी विभिन्न मापदंडों जैसे कि घुलनशील ऑक्सीजन, पीएच, चालकता, जैव रासायनिक ऑक्सीजन, मोंग बीओडी और कुल कोलाई रूप के लिए की जाती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिहार में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन बैक्टीरिया की आबादी के उच्च मूल्य की उपस्थिति को इंगित करता है, जैसे कि कुल कोलीफॉर्म और फोकल कोलीफॉर्म मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों से सीवेज
घरेलू अपशिष्ट जल के निर्वहन के कारण होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भूजल संसाधन की गुणवत्ता देखिए, पानी में निर्धारित सीमा से अधिक विभिन्न संदूषक जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, लोहा, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम की उपस्थिति से भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। बिहार में आमतौर पर देखे जाने वाले दूषित पदार्थों को आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, मैग्नीज शामिल है दोस्तों, जो पीने के उद्देश्य से हानिकारक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। बिहार के भूजल गुणवत्ता प्रभावित जिले देखिए दोस्तों, दूषित पदार्थ और जिले प्रभावित। आर्सेनिक से प्रभावित कौन कौन जिला है दोस्तों, मिलीग्राम लीटर में दोस्तों। पटना है आपका, भोजपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, भागलपुर है, सारण है, मुंगेर है, कटिहार है, बक्सर है, वैशाली, दरभंगा और किशनगंज और पूर्णिया दोस्तों। ये सब जिले में जो पानी उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों, दूषित है। आयरन देखिए मिलीग्राम लीटर में दोस्तों, बिहार में सभी जिले में आयरन है दोस्तों। फ्लोराइड मिलीग्राम लीटर में कितना है, औरंगाबाद, बांका है, कैमूर है, जम्मू है दोस्तों। फ्लोराइड जम्मू में क्या है, फ्लोराइड की अधिकता ज़्यादा है दोस्तों। मुंगेर है, नवादा है, रोहतास है, भागलपुर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा है दोस्तों। और नाइट्रेट देखिए, नाइट्रेट जो है दोस्तों मिलीग्राम लीटर में कहाँ कहाँ पे है, अरवल है, औरंगाबाद है, बांका है, भागलपुर है, नाइट्रेट में भोजपुर है, बक्सर है, गया है, जम्मू है दोस्तों, और जहानाबाद है, कैमूर है दोस्तों। अनुमान के अनुसार पश्चिमी चंपारण जिले में 1.61 BCM में वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन सबसे अधिक है दोस्तों। वायु प्रदूषण देखिए, वायुमंडलीय वायु के मुख्य प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर्स, तो वायुमंडलीय वायु के मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स तो PM10, और फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स तो फाइन पार्टिकुलेट मतलब अच्छा दोस्तों PM 2.5 तक होता है। बिहार में कृषि क्षेत्रों में फसल की पराली को जलाने से हवा में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता बढ़कर 1000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में है दोस्तों। पर्यावरण सम्मेलन देखिए दोस्तों, रामसर कन्वेंशन कब हुआ दोस्तों, 1971 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका 2001 में हुआ दोस्तों। स्टॉकहोम कब हुआ दोस्तों, 2001 में। रामसर 1971 में दोस्तों। CITES दोस्तों ये कब हुआ, 1973 में हुआ। जैव विविधता का कन्वेंशन आपका 1992 में हुआ दोस्तों। बॉन कन्वेंशन दोस्तों ये आपका 1979 में हुआ था। वियना कन्वेंशन 1985 में दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हो गया था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कितना हुआ, 1997। रियो शिखर सम्मेलन दोस्तों 1992 में। जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क दोस्तों 1992 में है। और UNCCD दोस्तों ये 1994 में है। बेसल कन्वेंशन दोस्तों ये 1989 में है। रोटरडैम कन्वेंशन दोस्तों ये आपका 1998 में है। जैव सुरक्षा पर कार्टिजोना प्रोटोकॉल ये है 2000 में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र REDD कब है दोस्तों, 2008 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में है दोस्तों। मिनीमाता कन्वेंशन 2013 में हुआ था। कोप 21 दोस्तों 2016 में हुआ था। कंगाली संशोधन दोस्तों 2016 में। किगाली संशोधन दोस्तों 2016 में। कोप 24 2018 में दोस्तों। कोप 25 2019 में। कोप 26 2022 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका है विभिन्न पर्यावरण के शिखर सम्मेलन दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए रामसर सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ, इसे आन भूमि का वेटलैंड सम्मेलन कहा जाता है, जिसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया। 1975 में लागू हुआ दोस्तों। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों ये अस्थायी कार्मिक प्रदूषकों POPS पर एक सम्मेलन है, जिसे 2001 में जनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था। 2004 में लागू किया गया दोस्तों। जैव विविधता सम्मेलन CBD दोस्तों ये जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन है, जिसे 1992 में अपनाया गया और 1993 में लागू किया गया दोस्तों।
यूएनसीसीडी दोस्तों ये है, ये हम मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो 1994 में अपनाया गया और 1996 में लागू किया गया दोस्तों। यूएनसीसी दोस्तों। बेसल सम्मेलन देखिए दोस्तों, बेसल सम्मेलन 1989 में अपनाया गया, 1992 में लागू किया गया। खतरनाक कचरे उनके निपटान के सीमा पर आंदोलन के नियंत्रण पर एक सम्मेलन है दोस्तों। कार्टागोना प्रोटोकॉल दोस्तों, जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल जिसे 2000 में अपनाया गया और 2003 में लागू किया गया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र REDD दोस्तों, वनों की कटाई, वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने पर एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और इसे 2008 में बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। नगोया प्रोटोकॉल देखिए दोस्तों, ये अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग, बेनिफिट्स एरेसिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, ABS से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत बंटवारे के जैविक विविधता का सम्मेलन। कन्वेंशनल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है जिसे 2010 में अपनाया गया और 2014 में लागू किया गया दोस्तों। नगोया प्रोटोकॉल के तहत CITES दोस्तों, ये वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक सम्मेलन है जिसे 1963 में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया दोस्तों। बोन सम्मेलन दोस्तों, ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का एक सम्मेलन जो 1979 में अपनाया गया, 1983 में लागू किया गया दोस्तों। वियना सम्मेलन दोस्तों, ये ओजोन परत, वियना सम्मेलन जो ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन है जो 1985 में अपनाया गया, 1988 में लागू किया गया दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, ये 1987 में अपनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों और 1989 में लागू किया गया। लागू हुआ ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जो 1997 में अपनाया गया था, 2005 में लागू किया गया था दोस्तों। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क सम्मेलन दोस्तों, यह ग्रीन हाउस गैस GHG के उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए निर्देशित अनुकूल शासन प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, जिसे 1992 में अपनाया और 1994 में लागू किया दोस्तों। रियो शिखर सम्मेलन दोस्तों, यह पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। किगाली समझौता दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है जो 2016 में अपनाया गया और 2019 में लागू किया गया दोस्तों। किगाली समझौता। मिनीमाता सम्मेलन दोस्तों, मिनीमाता सम्मेलन जो है यह पारे के प्रतिकूल प्रभावों से स्वस्थ और पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि जो 2013 में अपनाया गया था, 2017 में लागू किया गया था दोस्तों। रोटरडैम सम्मेलन दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति इन्फॉर्मेशन कंसेंट प्रक्रिया पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है जो 1998 में अपनाया गया था और 2004 में लागू किया गया था। COP21 जलवायु सम्मेलन दोस्तों, ये हो गया आपका, यह जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन COP 21वीं बैठक में 2016 में हुई थी दोस्तों। COP 24 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन COP 24 बैठक में 18 में लागू किया गया था। COP 2018 में होता था। COP 25 जलवायु सम्मेलन देखिए, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP 25वीं बैठक 2019 में हुई थी दोस्तों। COP 25 की बैठक 2019 में। COP 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों, वैश्विक जलवायु सम्मेलन में नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को कम करने की संकल्प लिया दोस्तों। COP 27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देखिए, 6 नवंबर 18 नवंबर 2022 के बीच शर्म अल शेख में आयोजित जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों में होने वाले हानि के मुआवजे के लिए हानि क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की सहमति हुई है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका पर्यावरण परिस्थिति कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप ही सबको लिए इतना किया जा रहा है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।